आईआरडीए ने ये कहा है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी जिस तरह की फैसिलिटी लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में है कि ग्रेस पीरियड में अगर क्लेम आया तो क्लेम को भी आपको देना पड़ेगा, वो चीज लाया गया है। लाइफ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड हर मामले में ग्रेस पीरियड था, हाँ, मेडिकल में ग्रेस पीरियड ट्रंकेटेड था। कैशलेस का जो टैट है उसके ऊपर कुछ बदलाव आया है। बीमा बेचने हम जाते हैं तो लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हमारा 14,000 हॉस्पिटल से टाई अप है, 8,000 से है, ये है वो है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले के अपने अलग नखरे होते हैं। 1 घंटे के अंदर बताइए कि उसका कैशलेस होगा कि नहीं होगा, जिसको प्री अथराइजेशन कहते हैं। एक क्लेम रिव्यू कमेटी या प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी के 3 लोगों के नजरों से वो डिसीजन गुजरना चाहिए। क्लेम के रिजेक्ट होने के रिलेटेड ये नियम बनाया गया है, तो ये तो कस्टमर के बहुत ज्यादा हित में है। आप किसी भी कस्टमर से किसी भी डॉक्यूमेंट को लाने या सबमिट करने के लिए आप नहीं कहेंगे। दोस्तों, मेरी जानकारी के हिसाब से भारतीय इतिहास में किसी भी रेगुलेशन ने इतनी तेजी से बदलाव नहीं किए होंगे जितनी तेजी से कस्टमर के हित में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बदलाव किए हैं कस्टमर्स के हित में। हाल ही में आईआरडीएआई ने हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनके बारे में एक आम इंसान को जानना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है। तो कई सारे बदलाव हैं, लेकिन हम उनमें से 5 इंपॉर्टेंट बदलावों पर आज चर्चा करने वाले हैं, उनको डिटेल में समझाने वाले हैं। और डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर मनोज पांडे, जो कि बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर। चलिए मिलते हैं मनोज पांडे जी से और इन 5 बदलावों के बारे में जानते हैं जो कि आईआरडीएआई ने हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन में किए हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करें या आप अपना कुछ गाइडलाइंस बताना चाहते हैं? या डिस्क्लेमर तो हमेशा रहता है कि मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ वो मेरी अपनी जानकारी के बेसिस पे है, मेरे एम्प्लॉयर बिमटेक का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर्मेलिटी है, ये जरूरी है। पांडे जी, मैंने जो कहा कि जिस प्रकार से आईआरडीए जनता के हित में, कस्टमर्स के हित में जो इतनी तेजी से बदलाव कर रहे हैं, वो शायद इतनी तेजी से बदलाव किसी और रेगुलेशन ने हमारे इतिहास में नहीं किए, मेरी जानकारी के हिसाब से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लगभग 30-32 साल का नाता अब हो गया है। और जितनी तेजी से बदलाव पिछले 3-4 महीनों में हम लोग देख रहे हैं, जब से ये सारी जो प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन और उसके बाद जो चीजें बदल रही हैं, काफी तेजी से बदल रही हैं और ये स्वागत योग्य है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि आईआरडीएआई ने बहुत ही तहे दिल से, जिसको बोलते हैं अंदर से, कस्टमर के बारे में सोचना शुरू किया है। और डेफिनेटली जो उनके जो डिक्टेट हैं वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के लिए थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन ठीक है, चीजें समय के साथ बिल्कुल सुधरेंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो कई सारे बदलाव पांडे जी आईआरडीआई ने किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के एरिया में, कस्टमर के हितों में, लेकिन मैंने कुछ 5 पॉइंट्स निकाले हैं और मैं चाहूंगा कि आप उन 5 जो बदलाव हैं उनको हमें सरल भाषा में डिटेल में थोड़ा समझाएं। तो सबसे पहला मुझे नजर आया कि ग्रेस पीरियड में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, ऐसा था कि हमने पिछले महीने एक वीडियो बनाई थी जब हम लोगों ने प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन की बात की। उसका मतलब ये होता था कि आईआरडीएआई ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया था इंश्योरेंस कंपनी को कि आप इसके अंदर में अपने लेवल पे काम कीजिए, उसी को प्रिंसिपल बेस्ड कहते हैं। 29 तारीख को, जो पिछले महीने की 29 तारीख थी, ये बड़ा सा एक, इसको बोलते हैं, गाइडलाइंस आया है। अच्छी बात ये है कि पिछले कई सालों से कितने सर्कुलर आते थे, कितने नोटिफिकेशन आते थे, आईआरडीआई ने सबको मिला करके लगभग 50 के आसपास से सर्कुलर और गाइडलाइंस और बहुत सारे क्लैरिफिकेशन होंगे, सबको कंसोलिडेट करके एक जगह बना करके अब दे दिया है कि भैया ये आपका बाउंड्री लाइन रहा। उसी में उन्होंने बहुत सारी चीजों को सुधारा भी है जो शायद पहले हो जाना चाहिए था। और उसी में से एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन जो आपने पहला पॉइंट बोला वो है ग्रेस पीरियड का। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिसी होल्डर को नियत समय पे अपना प्रीमियम भरना पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारण से वो नियत समय पे प्रीमियम नहीं भरता है
तो उसको एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम मिलता है कि कम से कम इतने दिन के अंदर में आप जरूर भर दो फॉर द करेक्ट। कंटिन्यूड बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ये होता है, लेकिन वहां पहले से ही ये सुविधा बनी हुई है कि अगर ग्रेस पीरियड के अंदर, जो कि 30 दिन होता है, टेक्निकल वर्डिंग है 1 मंथ बट नॉट लेस देन 30 डेज, अगर उस पीरियड में डेथ होता है तो क्लेम मिलने की भी गारंटी रहती है। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट है, 30 दिन है, मतलब मंथली मोड प्रीमियम के लिए 15 दिन, बाकी के लिए 30 दिन पहले से था। लेकिन ये जो ग्रेस पीरियड था वो केवल पॉलिसी के बेनिफिट के कंटिन्यूटी के लिए था। पॉलिसी के डेट के बाद अगर क्लेम आता था तो क्लेम नहीं मिलता था। आईआरडीए ने ये कहा है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी जिस तरह की फैसिलिटी लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में है कि ग्रेस पीरियड में अगर क्लेम आया तो क्लेम को भी आपको देना पड़ेगा, वो चीज लाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य है। तो पहले ऐसा था कि आपने, आपकी पॉलिसी जो है वो 1 महीने तक आप प्रीमियम नहीं भरोगे तो बीच में कभी भी पैसा भर के आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन क्लेम आता था तो क्लेम रिजेक्ट हो नहीं जाता। मिलता था। लेकिन अब जो है वो क्लेम भी मिलेगा उसको। क्लेम भी ये मिलेगा, ऑफ ये कोर्स। बेनिफिट ऐड हो गया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बढ़िया है, बात है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत बात सुंदर, है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब पहले। लाइफ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड हर मामले में ग्रेस पीरियड था, हाँ मेडिकल में ग्रेस पीरियड ट्रंकेटेड था। सर्टेन हाँ। चीजों के लिए तो ग्रेस पीरियड था, लेकिन क्लेम के लिए ग्रेस पीरियड नहीं था। क्लेम के तो लिए उन्होंने नहीं कहा था। कि क्लेम के लिए भी एक ग्रेस पीरियड रहेगा। ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत बात है। बढ़िया। तो चलिए, ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है पांडे जी वो ये है कि कैशलेस हॉस्पिटल में जब एक व्यक्ति एडमिट होता है तो उसका जो कैशलेस का जो टैट है उसके ऊपर कुछ बदलाव आया है, समय का जो हाँ, समय पीरियड। एक्चुअली देखिए, अगर आईआरडीआई के अगर आप कंप्लेन साइट पे जाएं तो अब वो भी परेशान से दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन उनके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का डेथ वगैरह केवल एक बार हो जिंदगी में होगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा पॉलिसी है, खास करके फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो, कि उसमें क्लेम के रिकरेंस की संभावना बहुत ज्यादा होती है और कंप्लेन भी ज्यादा आते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो सर्विस स्टैंडर्ड है वो उतना अभी अच्छा नहीं है। तो जिनविन कंप्लेंट्स हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेटेड कंप्लेंट्स है। सबसे बड़ा कंप्लेन तब आता है कि जब बीमा बेचने हम जाते हैं तो लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हमारा 14,000 हॉस्पिटल से टाई अप है, 8,000 से है, ये है वो है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले के अपने अलग नखरे होते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप पैसा डिपॉजिट कीजिए, पता ना इंश्योरेंस कंपनी से कब अप्रूवल आएगा। तो ये सब दिक्कत होती है। मरीज का इलाज हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि ठीक है अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने में 10 घंटा 12 घंटा डिले होता है, रात बीत जाती है, एक दिन का और होटल का बिल, सॉरी, हॉस्पिटल का बिल ऐड हो जाता है। ये सब जिनविन है। आईआरडीए ने यहाँ बहुत ही सख्त कदम उठाया है। और मुझे लगता है, वैसा लिखा नहीं है उस सर्कुलर में, लेकिन उसका मीनिंग यही है कि भाई हॉस्पिटल तो आपने इम्पैनल किया है ना, तो हॉस्पिटल के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये आप जाने, आपका काम जाने, कस्टमर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप 1 घंटे के अंदर में अगर कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में आया है तो आप 1 घंटे के अंदर बताइए कि उसका कैशलेस होगा कि नहीं होगा, जिसको प्री अथराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नहीं भी हो सकता किसी कारण 1 घंटे विशेष के से। अंदर क्या होगा? 1 घंटे के अंदर आपको ये कंफर्म करना है कि आप इस व्यक्ति को कैशलेस फैसिलिटी देंगे कि नहीं देंगे। देंगे, 1 घंटे के अंदर कंफर्म कर देना है। यस, आपको कंफर्म करना है कि हाँ, ये बंदा हमारा कस्टमर है और ये जिस बीमारी के लिए आपके हॉस्पिटल में आया है वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में कवर्ड है और हम इसका पैसा आपको देंगे। यानी वो जो एडवांस डिपॉजिट वगैरह का चक्कर था वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बहुत आइडियल बढ़िया, केस बहुत में। बढ़िया। 1 घंटे का समय दिया है। और उसी तरह से जब आदमी का इलाज खत्म हो गया, जिसको डिस्चार्ज कहते हैं, वहां उन्होंने कहा है कि आप 3 घंटे के अंदर में आप इसको क्लियर कीजिए। बंदा को जब डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक है आप घर जाइए, तो उसके 3 घंटे के अंदर में बंदा अपने हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना चाहिए। निकल थोड़ा जाए। बहुत ही टाइट एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नो मतलब लिंकेजेज हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपस में बहुत सारा समन्वय चाहिए। मे भी हॉस्पिटल से भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप 24/7 अपना टीपीए का डेस्क चलाइए, जो नहीं चलाते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें टीथिंग ट्रबुल है। लेकिन जब सरकारी डंडा चलेगा तो लोगों को तो लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी कदम है। टाइम लगेगा, मुझे भी लगता है कि इतनी आसानी से ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन समय का, और उन्होंने टाइम भी दे रखा है, जुलाई 31 या 1 जुलाई से इसको लागू करना कंपलसरी किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक बहुत अच्छा बदलाव किया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांडे जी, आपने एक दो बार हॉस्पिटल की जगह होटल बोल दिया था, तो भी ठीक है। अच्छा। तो भी ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। आजकल के जो हॉस्पिटल है एक होटल की तरह ही है। बिल्कुल, मेरा हमेशा ये मानना मानना रहता है कि हॉस्पिटल मतलब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम और जो कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, वो होटलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के कारण ही हो रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये भी बदलाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, कस्टमर के बहुत ज्यादा, जनता के बहुत ज्यादा फेवर में है। तीसरा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए, थोड़ा डिटेल में समझाइए। एक क्लेम कैंसल रिलेटेड एक बदलाव हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि क्लेम कैंसल हो जाता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें उन्होंने इस बदलाव में बताई। देखिए, ये बहुत ही जिन्विन शिकायत है, क्योंकि कम से कम मेरी जानकारी में दो तीन ऐसे क्लेम मैंने खुद हैंडल किए हैं जहां की क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया फिल्म से ग्राउंड पे। ठीक है भाई, आप टेक्निकल आदमी है, जो क्लेम मैनेजर है उसको इंश्योरेंस की सारी जानकारियां हैं, लेकिन जो कस्टमर है, जो टीपीए डेस्क पे वहां का बंदा बैठा है, वो उतना टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है। तो अगर कोई कागज पत्तर की थोड़ी बहुत कमी रही तो क्लेम मैनेजर ना बोल के क्लेम को कैंसिल कैंसिल मतलब उसको रिपुडिएट ना बोल देते हैं, रिजेक्शन ऑफ क्लेम को रिपुडिएशन बोलते हैं। ये हुआ है, मैंने देखा है। और जब ठीक से प्रोटेस्ट किया गया, जब मतलब एक तरह से रूल रेगुलेशन को कोट करते हुए मेल भेजा गया, तो 2 दिन बाद वो क्लेम पास भी हो गया। इसका मतलब है कि नीयत उतनी अच्छी नहीं दिखी उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब इन्होंने एक सुधार किया है, रेदर एक इम्पोजिशन किया है कंडीशन, कि क्लेम को अगर आप ना बोल रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि वो किसी एक व्यक्ति के डिसीजन पे नहीं हो। ठीक है, क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे टर्म्स कंडीशन में नहीं आ रहा है तो हम क्लेम नहीं देंगे, वो बात ठीक है। लेकिन कोई भी ना अगर कह रहे हो तो केवल एक क्लेम मैनेजर उसको डिसाइड नहीं कर सकता है। रेदर वो ना कहने की अपनी नीयत को एक क्लेम रिव्यू कमेटी या प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी के 3 लोगों के नजरों से वो डिसीजन गुजरना चाहिए। यानी एक फिल्टरेशन होना चाहिए, किसी के मूड पे और किसी का कचरे ज्ञान के बेसिस पे किसी को आप ना नहीं बोल सकते हो। दैट डिसीजन हैज टू बी वेटेड बाय ए वेल क्वालिफाइड सीनियर पीपल, एंड देन नो कहना है तो कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो टू समराइज, उन्होंने ये चेंज किया है कि रिपुडिएशन के जो मामले होंगे वो क्लेम रिव्यू कमेटी, जो इंटरनल कमेटी होगी जिसके कम से कम 3 मेंबर होंगे, उनके नजरों से गुजरने के बाद ही होना चाहिए। तो परफेक्ट, बहुत पॉसिबिलिटी है बढ़िया। कि किसी के मूड के ऊपर और किसी के अधकचरे ज्ञान के कारण क्लेम की रिजेक्शन अब नहीं हो, हम्म, या मंथ एंड में आउटस्टैंडिंग क्लेम कम दिखाना है तो तत्काल ना बोल दो, बाद में फिर उसको बुक करने की भी एक ऐसी शिकायतें हमेशा मिलती रहती हैं। करेक्ट इंटरनल इंटरनल खबर ये रहती है। करेक्ट करेक्ट। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्लेम के रिजेक्ट होने के रिलेटेड अगर ये नियम बनाया गया है तो ये तो कस्टमर के बहुत ज्यादा हित में, कस्टमर के बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लेम मैनेजर है वो, उसका घर से मूड अच्छा ना हो और कुछ टेक्निकल पॉइंट को निकाल के वो रिजेक्ट कर दे। तो ये अच्छी नहीं नहीं, बात है कि देखिए बहुत कमेटी जो दुख की है अगर बात है, डिसाइड लेकिन करती है तो सही डिसीजन मिलेगी। मैं जुड़ा हूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मंथ एंड में आप देखेंगे कि क्लेम रिजेक्शन के पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि करेक्ट क्लेम आउटस्टैंडिंग है, एक छोटा सा रिक्वायरमेंट पेंडिंग है, आप उसको रिजेक्ट कर दो, आपके बुक ऑफ अकाउंट से वो क्लेम हट गया, और जब फिर से रिक्वायरमेंट आएगा तो फिर से उसको आप रीएडमिट कर लो। ऐसी चीजें होती हैं, ये हकीकत है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक क्लेम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बदलाव हुआ है पांडे जी, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। देखिए, सबसे जो दिक्कत वाली बात आती है ना, वो हेल्थ क्लेम के मामले में वो नो एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या इलाज हुआ, क्या हुआ, उसके सपोर्टिंग जो रिपोर्ट्स हैं, उनके जो एक्सरे हैं, वगैरह वगैरह, मतलब एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा उसमें होता है। और ये भी देखा गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो व्हाट्सअप करती हैं कस्टमर से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, हमको क्लेम सेटल करना है। आईआरडीएआई ने यहाँ बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। वही मैंने कहा ना कहीं वो मानते हैं कि हॉस्पिटल नेटवर्क आपका है तो जिम्मेवारी आपकी है। उन्होंने क्लियर कहा है कि आप किसी भी कस्टमर से किसी भी डॉक्यूमेंट को लाने या सबमिट करने के लिए आप नहीं कहेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप हॉस्पिटल वालों से ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आप खुद कलेक्ट करें। कस्टमर शुड नॉट बी आस्क्ड टू सबमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम।
क्योंकि क्या? हॉस्पिटल नेटवर्क आपका है, आप उसको जानते हो, आप उससे मांगो ना। इलाज बंदे का वहां हुआ है, डॉक्टर उसका है, रिपोर्ट वहां सारे हैं। डोंट बॉदर एंड टॉर्चर द कस्टमर। तो बहुत ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। और समय के साथ चीजें बदलेंगी। आपने अभी देखा होगा न्यूज में, अभी सरकार ने भी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज करके एक पोर्टल का बनाने का जो प्रस्ताव रखा है। अगर वो पोर्टल बन गया और सारी इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल और टीपीए उससे जुड़ गए, तो मेरा मानना है कि साल 1.5 साल में आमूल परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। बट या इंश्योरेंस कंपनी कैनॉट बॉदर कस्टमर टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। हॉस्पिटल से लेने की जिम्मेवारी बहुत उनकी नहीं बहुत ही होती। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बदलाव ये किया है, ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन का बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान जो है एक व्यक्ति हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में ही होता है, सबसे ज्यादा परेशान। अरे और दुख उसका की यही बात यह हो, परेशानी। देखिए क्लेम रिजेक्ट कब होता है? जब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिया, दवा हुई, हॉस्पिटल में बंदा भर्ती रहा, उसका एक्सरे हुआ, ये हुआ वो हुआ। जो इंश्योरेंस कंपनी का जो डॉक्टर होता है या जो टीपीए उनके बिहाफ पे काम करते, उनका जो डॉक्टर होता है वो ये कहता है कि ये तुमने क्यों किया। अरे भाई, इसमें कस्टमर क्या कर सकता है? सही तो बात। आप दोनों आपस में फैसला कर लो ना। हाँ। अगर अगर उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने गलत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया तो आप उसको क्लेम मत दो, आपका मैटर, हमको तो घर जाने दो। एब्सोल्युटली। आप दोनों के झगड़े में कस्टमर की क्या जिम्मेवारी है? और हम्म। उसी में फिर वो क्लाइंट को भेजते थे कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, जस्टिफिकेशन है क्लाइंट। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। आपको जो करना है हॉस्पिटल से खुद कीजिए, कस्टमर को इसमें मत घसीटिए। बहुत कस्टमर बढ़िया, को जल्दी बहुत बढ़िया। आप डिस्चार्ज की फैसिलिटी दीजिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। पांडे जी, पांडे जी, पांचवा जो चेंजेस रेगुलेशन में लाया गया है वो है डिले, डिले इन क्लेम सेटलमेंट। ये क्या है, जरा इसको डिटेल में समझो। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई कस्टमर एग्रीव्ड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया या आधा ही पैसा दिया, जिसको पार्शियल सेटलमेंट आप कह सकते हैं फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके पास ऑप्शन होते हैं ग्रीवांस हैंडलिंग के। या तो वो कंपनी के खुद के जो ग्रीवांस हैंडलिंग ऑफिसर होते हैं उनसे संपर्क करें। अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दे आर फ्री टू गो टू इंश्योरेंस ombudsman, या जो कंज्यूमर फोरम होते हैं, या आईआरडीए का भी एक पोर्टल है। ये जो बदलाव किया है इन्होंने, वो अम्बड्समैन के डिसीजन के बारे में है। इंश्योरेंस अम्बड्समैन एक एक अथराइज्ड व्यक्ति होता है, एक्सपीरियंस आदमी होता है, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि उसके पास जो भी, क्योंकि वो इंश्योरेंस सेक्टर का ही आदमी होता है, नॉलेजेबल आदमी होता है। तो आईआरडीए का हमेशा ये स्टैंड रहा है, चाहे वो रूल में भी है, कि अगर अम्बड्समैन कोई भी डिसीजन देता है, दैट इज बाइंडिंग ऑन इंश्योरेंस कंपनी। अगर उसने डिसीजन दे दिया कि क्लेम दीजिए, तो आपको देना है। उसके अगेंस्ट में बहुत ही रेयर चांस है कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं। लेकिन एक चीज देखा गया कि अम्बड्समैन ने डिसीजन दे दिया, लेकिन अब पेमेंट करने में इंश्योरेंस कंपनियां डिले करती थी। कि अब ठीक है, अब आ गया डिसीजन, पैसा आप महीना भर बाद, 1.5 महीना बाद भी दे सकते हैं। इस चीज को सख्ती से निपटने के लिए आईआरडीए ने ये कहा है कि जो अम्बड्समैन का जो डिसीजन है उसको आप कंप्लाई कीजिए। अम्बड्समैन भी जब डिसीजन देता है वो 10 दिन 15 दिन का समय देते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बियॉन्ड दैट यू कैनॉट डिले। इफ यू आर डिलेइंग, देन ₹5,000 पर डे पेनाल्टी लगेगी इंश्योरेंस कंपनी को। तो मैं खुद भी मतलब मैं पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 2 पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूं। और वहां तो चीजें काफी ठीक ठाक रहती हैं। और बिल्कुल एक एक डिस्कशन इसमें भी होता है कि कितने अम्बड्समैन के केसेस आपके फेवर या डिसफेवर में आए, उसका आपने क्या किया, कंप्लायंस वहां होता है। अब वही बात है, हेल्थ इंश्योरेंस में तो क्लेम इतने आते हैं ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो वहां इस तरह का किया गया है। मैं एक चीज मैं भूल गया, जो आपका जो पहला वो जो क्वेश्चन था वो कैशलेस और डिस्चार्ज वाले में, उसमें एक और इंटरेस्टिंग डिसीजन है आईआरडीएआई का। हाँ, उसमें बोलिए। उन्होंने कहा है कि अगर आपके कारण कस्टमर को एक दिन एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और उससे जो रिलेटेड एक्स्ट्रा खर्च आएंगे डिस्चार्ज के डिसीजन के बाद, वो जो पेनाल्टी होगा वो आपके इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर अकाउंट से नहीं जाएगा, बल्कि वो शेयर होल्डर अकाउंट से जाएगा। यानी वो पेनाल्टी का जो बोझ होगा वो शेयर होल्डर लोग अपने पॉकेट से देंगे, ना कि आप कॉमन पूल से वो पैसा देंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आईआरडीआई बहुत ही सख्त है कि कहीं भी कोई भी डिसीजन हो रहा है आप उसको इंप्लीमेंट करें, उसके ऊपर लेथार्जीपन मत दिखाएं। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पांडे जी। आपने जो पहला नियम बताया, उसके बाद दूसरे जो ये जो नियम में आपने ये वन बाय वन जो आपने बदलाव बताया है, तो वो एक ऐसा कहते हैं ना कि देखते देखते लव हो जाए। तो मैं तो बिल्कुल। सुनते सुनते मेरे को लव हो रहा था आईआईडीआई से कि मतलब ये बहुत अच्छा काम। कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं, कस्टमर कस्टमर के हितों को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल। कस्टमर के हितों को ध्यान। और ये ठीक है, मैं मानता हूँ, खुद मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, चीजों को तुरंत इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी टीथिंग ट्रबल होती है, सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, लोगों के माइंड सेटअप। लेकिन जब एक बार रेगुलेशन आ गया, गाइडलाइंस आ गया, तो विद इन ए रिजनेबल टाइम फ्रेम मेरा मानना है कि सारी चीजें, जिसको बोलते हैं फॉलिंग इन द लाइन, जिसको बोलते हैं, ये जरूर हो जाएगा। और अच्छे दिन के उम्मीदें बनती हैं यहाँ से किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर के लिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इंश्योरेंस सेक्टर जो है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होते जा रहा है रेगुलेटर के द्वारा। और पांडे जी, जिस प्रकार ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखकर बहुत सारे दर्शकों के चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया है या जो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पांडे जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपने आईआरडीए के जो नए बदलाव हैं वो आपने हमें समझाए। और बहुत ही यूजफुल बातें आपने हमें बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पांडे जी आपका। थैंक यू सबको, नमस्कार। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।